नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट IIT एग्ज़ाम 2018 सॉल्व पेपर के बारे में। और इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट बायोलॉजी पोर्शन को और देखेंगे कि 50% कैसे एरिया को ऑक्यूपाई करता है ये सेक्शन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि उससे पहले मैं दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख लिया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि दोस्तों जो CUET PG का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। एम्स MSc एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या इसमें मतलब दिया जाएगा और क्या चीज़ें होंगी। खैर उसके बारे में बाद में बात होगी, क्योंकि टाइम कम है तो आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि पेपर में कैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन पैरासाइट्स बिलोंग टू द फाइलम एपाइकोम्प्लेक्सा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन याद किए जाते हैं, चाहे आप निमोनिक बना के याद करिए, चाहे आप फिल्म का गीत लिख करके याद करिए, कैसे भी याद करिए, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। और घबराइए मत दोस्तों, ये मैंने हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया है, पहले क्वेश्चन में बस ऐसे किया हुआ था। तो दोस्तों लोकोमोशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए गए हैं, यानी प्रोटोजोआ जो डिवाइड हुए हैं वो अमेबॉइड्स में हुए हैं, फ्लैजलेट्स और सिलिएट्स। ये मिक्सोस्पोरेडिया है ना दोस्तों, ये एक्चुअली में स्पोरोजोन से बिलोंग करता है। ठीक है, स्पोरोजोन्स। तो ये जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है ना दोस्तों, ये बेसिकली आपके जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके किस उसमें फॉल करेंगे, ये आपके फॉल करेंगे स्पोरोजोन्स कैटेगरी में। ठीक है, स्पोरोजोन में एक मिक्सोस्पोरेडिया एक क्लासिफिकेशन है या एपाइकोम्प्लेक्सा है, उसी में दोस्तों ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई लाई करते हैं। राइट, तो आपको बस इतना जानना है कि स्पोरोजोवन जो एक क्लास है उसी का ये क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा है। ये फाइलम जो है ना, ये फाइलम एपाइकोम्प्लेक्सा, ये दोस्तों टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखिए ये रिपीट तो नहीं करेगा, लेकिन आप दूसरे एग्जांपल याद कर सकते हैं। जब आप दूसरे एग्जांपल याद कर लेंगे तो ये हो सकता है कि भाई एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ दे। भाई डिजीज से तो ये लोग पूछते हैं, छोड़ते नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और जब आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो देयर सेल्स आर ऑफ द डेफिनेट शेप, दे आर रेजिस्टेंट टू द लाइसिस ऑफ द ऑस्मोटिक शॉक, देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय द पेनिसिलिन, दे आर नॉन पैथोजेनिक टू द ह्यूमन। देखिए सारे एग्जाम्पल्स या जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सारे गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन सी सही है। रीज़न ये है कि दोस्तों इनके पास सेल वॉल होता नहीं है और पेनिसिलिन सेल वॉल को ही डिग्रेड कर देता है। राइट, बात को समझिएगा, ये सेल वॉल को ही डिग्रेड करता है, पेनिट्रेट करके अंदर घुसता है। इसलिए दोस्तों पेनिसिलिन जो है, जब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन अटैक कैसे करेगा, तो पेनिसिलिन को जो है ये रेजिस्ट कर जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा का ये देयर ग्रोथ इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप क्वेश्चन को देखिए तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, और फिर मैच करिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए दोस्तों ये याद कर लीजिए, घुमा फिरा करके पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए सिंगल मेम्ब्रेन पूछा है तो ऑप्शन ए तो होने से रहा। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। देन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, तो यही तो होता है सिंगल मेम्ब्रेन से। ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, सेंट्रोजोम भी नहीं होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो दोस्तों नाम जान लीजिए, सेल ऑर्गेनल जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है वो होते हैं न्यूक्लियस, जो डबल मेम्ब्रेन है। राइट, न्यूक्लियस हो गए आपके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देन इज योर प्लास्टिड, प्लास्टिड भी इसका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और अगर आपसे मैं कहूँ कि सेल ऑर्गेनल जो सिंगल मेम्ब्रेन है दोस्तों, जैसे अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो अगली बार ऑप्शन में घुमा करके SER भी पूछ सकता है, तो SER भी बिलोंग करेगा, RER भी बिलोंग करेगा इससे। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों, गोल्गी बॉडी देखिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसका। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी ऑल्सो बिलोंग टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद दोस्तों एक और बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है दोस्तों सेंट्रल वैक्यूल। ये प्लांट्स में होता है सेंट्रल वैक्यूल। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में नहीं होता है, बट रिलेटिवली साइज छोटी होती है इसकी। और ऑर्गेनल जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होते हैं, इनका भी नाम लिख लीजिए, जिनके पास मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन होते ही नहीं है। वैसे आप लोगों को एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे, आप लोग फाइनल स्टेज में हैं प्रिपरेशन के, तो आप ज़रूर बताइएगा इसको। कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोलस हो सकता है, हो क्या सकता है न्यूक्लियोलस, राइट, न्यूक्लियोलस है। फिर आपका दोस्तों राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स तो भाई बहुत ही आप लोग पढ़े ही होंगे उसमें, मॉलिकुलर बायोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, प्रोटीन टारगेटिंग वगैरह। वैसे प्रोटीन टारगेटिंग इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, खैर मैं प्रोटीन टारगेटिंग पे वीडियो लेकर के आऊँगा जब नए सत्र के लिए हम लोग जब नया स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। राइबोसोम्स, फिर उसके बाद दोस्तों क्रोमैटिन, राइट, क्रोमैटिन सेल डिवीज़न में ज़रूर पढ़े होंगे इसको। चलिए, वैसे काम भर की बातें लिखवा दी मैंने, इस क्वेश्चन में जितनी ज़रूरत पड़ी थी उतना मैंने लिखवा दिया है। अब 4, 5, 6 कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ आ गया दोस्तों। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट सिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ए भैया ये तो एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। डम्बल शेप्ड तो नहीं, ये इसके लिए नहीं होता है दोस्तों। स्पिंडल शेप्ड भी नहीं होते हैं, ऑलवेज अपराइट होता है। फॉरेस्ट के लिए ऑलवेज अपराइट याद रखिए, बाकी सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इन द फीडबैक रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम द एंड प्रोडक्ट्स बाइंड्स टू। एंड प्रोडक्ट किससे बाइंड करता है? देखिए जब भी फीडबैक रेगुलेशन की बात आए, ठीक है, एंजाइम के अंदर, तो ये एलोस्टोरिकली साइट पे बाइंड करेगा एंजाइम के, एक्टिव साइट पे तो नहीं करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव हो जाएगा एंजाइम। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, सबस्ट्रेट से तो बाइंड ही नहीं करेगा। एलोस्टेरिक बोलने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे ये एक एंजाइम है तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, तो एलोस्टेरिकली यहाँ पर भी बाइंड हो जाता है और चेंजेस लाता है, ठीक है। खैर कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव में पढ़ाने वाला था इसको, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू सम मोर वर्क रिलेटेड विद दिस चैनल और चैनल अपडेट के रिगार्डिंग ये इस पे वीडियो आ नहीं पाई। वैसे बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ अच्छे से स्टार्ट हुई थी, खैर कोई नहीं, अगली बार कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। वैसे भी सिलेबस सितंबर से के बाद ही से स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों अब अगली बार मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। What is the source of electrons in the photosynthesis? Again a very beautiful question। देखिए इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है फोटोसिंथेसिस में? अब आप जरा देखेंगे इस चीज़ को तो आपको कार्बोहाइड्रेट और CO2 तो हटा दो भाई, ये बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो जब आप PS सेकेंड और जब यहाँ से PS1 जब इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं इसके ऊपर, तो दोस्तों वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम कर रहा होता है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। बात को समझिएगा, जो 4 मोल H2O को तोड़ देता है किसमें दोस्तों? आपके यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, राइट, 4H+ रिलीज होता है। और यही जो है दोस्तों जाता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4H2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है PS सेकेंड ऑपरेट कर रहा होता है, ऐसे जेड स्कीम बनती है, आपको याद होगा। तो NADH तो है, NADH है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट यहाँ पे आपका वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम कर जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, पहली बार में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर दूसरी बार में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, राइट। फिर वो जा करके अपनी पाथवे को पूरा करते हैं, और आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट। तो आप याद रखिएगा, अगर इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पहले सबसे फोकस करेंगे वाटर पे, ठीक है दोस्तों। ये वाटर ही तोड़ता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन तो पहला सबसे सोर्स तो यही हुआ ना। लेकिन पूछा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोसिंथेसिस, तो वाटर एंड डीएस दिया हो तो वाटर ही करेंगे आप। चलिए, द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। द रिएक्शन 11 सिस रेटिनल विद, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं गेट लेवल का क्वेश्चन था। अब आप कहेंगे कि गेट और इसमें फ़र्क ही क्या है? भाई साहब गेट बहुत घुमाता है, ये IIT एग्जाम उतना भी नहीं घुमाता है क्वेश्चन, बट ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अटैक बहुत तेज़ करते हैं लोग। द रिएक्शन ऑफ 11 सिस रेटिनल विद द लाइसिन रेसिड्यू ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म्स द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द सेल ऑफ द रेटिना। द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इज एन, कुछ मत याद करिए, इस स्ट्रक्चर से मत डरिएगा, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है उसको इमीन बोलते हैं, ठीक है, इमीन बोलते हैं, बाकी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। वायरल कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट्स कॉल्ड द कैप्सोमियर्स। बिल्कुल, वायरस में थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को। वन ऑफ The common capsomeres is icosahedral। बिल्कुल, the icosahedral is a regular polyhedron with, ये तो याद करने वाली बात हुई ना, 16 triangular facets and 12 vertices। बिल्कुल गलत, 12 vertices तो सही बात है, बट 16 triangular
16 ट्रायंगुलर फेसेट्स इसके अंदर नहीं होते हैं, तो 16 वाली चीज़ें हटा दीजिए। अब लड़ाई बसती है बी और डी के बीच में। देखिए रट्टू मारने वाला क्वेश्चन था ये, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। 20 ट्रायंगुलर फेसेट्स एंड 12 वर्टिसेस, बिल्कुल सही, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ये रटने वाला क्वेश्चन था, डी नहीं होगा। 12 ट्रायंगुलर फेसेट्स एंड 16 वर्टिसेस, क्योंकि यहाँ हमने जब 16 वर्टिसेस को एलिमिनेट कर ही दिया है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही जाएगा, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी प्रेजेंट इन द प्रोटीन to generate the strong immune response antibody production in animal। अगेन इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी पे एक ही वीडियो आ पाई थी दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों जो वीडियो नहीं रिलीज़ हो पाई है, जो वीडियो मैं नहीं दे पाया हूँ, लेट हो गया है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दिस, बट मैनेजमेंट नहीं हो पाया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन अब जो है, अब सिस्टमेटिक वे में जब वो जो आपका CUET PG आएगा या अदर एग्जाम्स है, उसका हम लोग सिस्टमेटिक वीडियो रेडी कर रहे हैं, ठीक है। वो अब आप लोगों को टाइम से मिलेगा। अब तो बहुत सारी गलतियाँ ही पता चल गई, कहाँ कैसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी प्रेजेंट इन अ प्रोटीन टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन एन एनिमल। देखिए, क्या सिर्फ B सेल एपिटोप से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ B सेल एपिटोप से काम तो नहीं बनेगा। एटलीस्ट 1 T सेल एपिटोप बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। बट दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइट भी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने आपको समझाया था एंटीबॉडी जो होता है आपका पेप्सिन से ट्रीटमेंट देते हैं, फिर पेपेन से ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो दोस्तों 3 भागों में इसको काट देता था पेपेन, तो आपको यहाँ पर हैवी चेन, लाइट चेन, FC यहाँ पर नीचे गिरता हुआ दिखता था, ठीक है। ये इस तरीके से काट दिया है। फिर आप लोगों को प्रोटियोलिटिक एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ, ये थी कहानी पेपेन की, ऑलराइट। और अब बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन क्या करता है ना, कि ये जो इसका हिंज रीजन था ना, ये इससे पहले ही काट देता है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, जरा मैं इसको बना लूँ अच्छे से। ऑलराइट, दिस इज द FC पोर्शन, राइट, दिस इज द FC पोर्शन। और यहाँ पर आपका जो है क्लीवेज करता है, तो ये ऊपर से काटता है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर से काटने वाला पेपेन था, ठीक है। जो नीचे से काटता है हिंज रीजन के, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड के नीचे से, वो आपका क्या होता है? वो पेप्सिन होता है, ऑलराइट। तो ये पेपेन जो होता है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है एंटीबॉडीज को। तो दोस्तों तीनों होना जरूरी है। एटलीस्ट B सेल एपिटोप भी होना चाहिए, T सेल एपिटोप भी होना चाहिए, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइट भी होनी चाहिए। तो आंसर दे चुका था दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ब्रैकेट में S लिखा है, यानी कि एक से करेक्ट भी हो सकता है ज़्यादा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2। अब ये भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, कि कौन किससे बिलोंग करता है। जैसे आप सपोज करिए कि आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है, तब तो ठीक है। चलिए अच्छा खैर ठीक, मैं बात कर लेता हूँ इस चीज़ पे। देखिए क्या होगा, कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन तो बहुत ही सिंपल है, एंटेरोटॉक्सिन में जाकर के मिलेगा। ये एंटेरोटॉक्सिन में जाकर के मिलेगा, और मैंने आपको पढ़ाया भी था उसके अंदर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद वो कैसे जाता है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था GDP और GTP एक्वायर कैसे होती है, उसकी एक केस स्टडी भी दिया था मैंने। कॉलेरा का दिया था और डिप्थेरिया, दोनों। ऑन इज़ ऑन फॉर एवर, ऑफ इज़ ऑफ फॉर एवर। खैर ठीक है, आप इतना याद रखिए, कॉलेरा टॉक्सिन बिलोंग टू द एंटेरोटॉक्सिन। तो देखिए P का 3 किसमें दिया हुआ है? P का 3 ऑप्शन C में दिया हुआ है, ऑप्शन B में दिया हुआ है। तो एलिमिनेट दी ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर D। अब देखिए, अब लड़ाई, अब देखिए यहाँ से शुरू होगी। डिप्थीरिया टॉक्सिन अगर आप लोगों को याद हो तो डिप्थीरिया टॉक्सिन एकदम सिंपल सा है, साइटोटॉक्सिन। तो Q का मिल जाएगा दोस्तों 4 में। तो देखिए Q का 4, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट, आपको सही आंसर पता चल गया। बट आपको ये भी याद रखना है कि आपसे कोई और भी क्वेश्चन इसी को घुमा करके पूछा जा सकता है। तो लिपोपॉलीसैकेराइड को भी जान लीजिए। लिपोपॉलीसैकेराइड का क्या होगा दोस्तों? एंडोटॉक्सिन होगा। और टिटेनस टॉक्सिन किस लिए होता है? न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, टिटेनस टॉक्सिन इज रिलेटेड विद योर न्यूरोटॉक्सिन्स। ठीक है, अभी इसका डिटेल दे पाना असंभव है, क्योंकि दोस्तों सारे के ऊपर PQRS में जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलेरा टॉक्सिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन, लिपोपॉलीसैकेराइड एंड टिटेनस टॉक्सिन, दोस्तों इसके ऊपर स्पेशल आधे घंटे के लेक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, उसको जानने की भी जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही पढ़िए, इतना ही आता है MSc लेवल पे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। फिर लिखा है दोस्तों प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड फ्रॉम P। चलिए ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन ऑन एक्सपोजर टू Q सिक्रेटेड फ्रॉम R, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ P, Q एंड R।
तो दोस्तों P जो है ना क्या कह रहा है, P ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, राइट। तो P तो आपका चीफ सेल हुआ ना चीफ सेल होगा तभी तो होगा इसका करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा दोस्तों हाँ देखिए ध्यान से, P जो होगा दोस्तों वो चीफ सेल होगा, ठीक है। तो चीफ सेल और कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, और तो कहीं नहीं दिया हुआ, तो इससे तो ऐसे ही करेक्ट आंसर आ गया आपका। और फिर क्या लिखा हुआ है वैसे देख लीजिए, आपका ऑप्शन सही होगा कि नहीं। म्यूकोजा एंड कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स का तो आइडिया नहीं था, बट चीफ सेल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका वैसे ही आंसर आ गया। वैसे जानिए पेप्सिनोजेन एक जाइमोजेन होता है जो कि सिक्रीट होता है आपका किससे, म्यूकस से, राइट, और चीफ सेल से। तो एक बार जब ये सिक्रीट हो गया तो ये एक्टिवेट होगा आपका HCl से और सिक्रीटेड हो जाएगा आपका ऑक्जेंटिक सेल से, तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। When bacteria are grown in glucose depleted media containing the high concentration of the lactose, right, high concentration of the lactose, expression of the lactoperon gene is activated by, अरे भाई CAMP कैप और कैप्साइट होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कहाँ दिया हुआ है, द बाइंडिंग ऑफ द लैक रिप्रेसर इन दी, नहीं ये गलत है, डिसोसिएशन होता है भाई। हाँ देखिए डिसोसिएशन का ऑप्शन दे दिया है 3 जगह पे, द डिसोसिएशन ऑफ द बाउंड लैक रिप्रेशर फ्रॉम द ऑपरेटर साइट एंड बाइंडिंग ऑफ द CAMP कैप कॉम्प्लेक्स इन द कैप साइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे देखिए ये इसको देख लीजिए, द डिसोसिएशन ऑफ बाउंड लैक रिप्रेशर ओनली फ्रॉम द ऑपरेटर साइट, नहीं गलत, द डिसोसिएशन ऑफ बोथ लैक रिप्रेशर एंड ऑपरेटर साइट इन द CAMP कैप कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द कैप साइट, नहीं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, बस इतना जानिए डिसोसिएशन हो जाता है लैक रिप्रेशर का ऑपरेटर साइट से, और CAMP और कैप कॉम्प्लेक्स है ना वो कैप साइट में जाकर के बाइंड होकर के उसको बना लेती है कॉम्प्लेक्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इस पे तो मैंने पूरी वीडियो ही बनाई थी कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये आता है, राइट। तो मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2, राइट। तो क्या हो सकता है, फेलिंग टेस्ट का मैंने बड़े आराम से बताया है आप लोगों को, फेलिंग टेस्ट का आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो P का 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, P का, अरे ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल था, ये कट गया, P2 इसका करेक्ट आंसर होगा P2। खैर देख लीजिए Q1, Q का 1 में होगा दोस्तों, एक सेकंड, Q देखिए ये दोस्तों, ये C जो लिखा है ना, इट्स नॉट C, इट्स Q एक्चुअली। तो निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है वो अल्फा अमीनो एसिड के लिए होता है, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। अल्फा अमीनो एसिड आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, इस पे तो मैंने वीडियो बनाई थी। बायोरेट टेस्ट ये तो बहुत आसान है, पेप्टाइड लिंकेज के लिए होता है। नाइट्रोप्रोसाइड ये नहीं पता था, चलिए ठीक है, बट सल्फ हाइड्रल ग्रुप यही लास्ट बचता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द एंट्रीज ऑफ ग्रुप 1 विथ ग्रुप 2 विद दैट इन द ग्रुप 2। तो दोस्तों अब आप लोगों को ध्यान देना है इस चीज़ का कि देखिएगा मैच द फॉलोइंग में जल्दी में मत रहिएगा, जब जल्दीबाजी में रहते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। विटामिन B1 का हो जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। देखिए दोस्तों B1 TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट का नाम आए तो ऐसे ही सोच लीजिएगा दोस्तों, पेप्टाइड लिंकेज, वैसे ये याद करने वाला है, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो विटामिन B1 का पेप्टाइड लिंकेज होगा यहाँ पर। तो पेप्टाइड लिंकेज जो होगा दोस्तों वो आपका P का 4 ऑप्शन कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन A दिया हुआ है एंड ऑप्शन D दिया हुआ है, यानी कि अब जो है लड़ाई थोड़ी सी बढ़ेगी, लंबी होगी। विटामिन B2 का वैसे देखिए आप प्रिकर्सर्स और किससे ये बने हुए अगर ये याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से भी आप इतना तो याद कर ही लेंगे कि B1 B2 किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो विटामिन B2 ये फिर से दोस्तों Q को C लिख दिया है इसने, मतलब मिसप्रिंटिंग हो गई है थोड़ी, ठीक है। B2, तो B2 जो है दोस्तों विटामिन B2 ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, तो ठीक है। विटामिन B5 का आप नाम जानते ही, इट्स अ पेंटाथोनिक एसिड, तो R का होगा दोस्तों 1 अल्फा अमीनो एसिड। B6 इज रिलेटेड, B6 इज व्हाट, नियासिन, नहीं B3 इज नियासिन, तो B6 एक ही ऑप्शन बचा है, तो दोस्तों ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन A नहीं होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाई है, यहाँ पे मुझे कुछ आ नहीं रहा था, बस प्रीकर्सर से याद थे मुझे, आप भी याद कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, ठीक है, और उससे रिलेशन ये बनता कैसे है।
बस अब दोस्तों देखिए दिया हुआ है विच मैच द एंट्रीज इन ग्रुप फर्स्ट विद दैट ऑफ द ग्रुप 2। देखिए दोस्तों आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी, प्रोलीन तो एक अमीनो एसिड है, आप इस बात को जानते ही हैं, एक तरीके का साइक्लिक अमीनो एसिड है, अगर ये भी जान लीजिए तो अच्छी बात है। तो पी का तो ऑप्शन, पी का तो 2 से मैच होगा ही होगा। तो पी का 2 से कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देखिए ये और ये, इन्हीं दोनों में से करेक्ट होगा, ये दोनों एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन खत्म। अब इन्हीं दोनों में लड़ाई है, अब ये भी आप कर ही लेंगे। चलिए आपको कुछ नहीं याद है तो क्या पेनिसिलिन याद है? पेनिसिलिन इज रिलेटेड विद द बीटा लैक्टम। तो क्या एस का 3 दिया है? देखिए बहुत चालाकी की है इन्होंने, एस का 3 और एस का 3 ये लोग जान रहे थे। अब ऑक्सीटोसिन से ही लड़ाई होगी। देखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं लग रहा है, राइट? आर्टिफिशियल स्वीटनर है, होता है क्या ऑक्सीटोसिन? अगर आपने सुना है तो फिर बताइएगा हमको। एस्पार्टेम हो सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसलिए ऑप्शन डी शुड बी एलिमिनेटेड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स प्रोसीड। कैरी 2 मार्क्स ईच, 31 से 40। आप लोग मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? चलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं 2018 में जो पेपर हुआ था, जबकि जो हर साल ही होता है, उसमें से आपका 2018 में 14 से 50 मार्क्स का सिर्फ बायोलॉजी का पेपर आया था। रेस्ट में जो डिवाइडेड था, आप 20 से 24 मार्क्स तक बना सकते हो केम से। ऑलराइट, जब आप केम से इसको बनाओगे तो आपके टोटल मार्क्स कितने पहुंच जाते हैं? 74 मार्क्स, विच इज़ वेरी गुड मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड IIT। बट मैं कहूँगा फिर भी कट थ्रोट की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने यही तो एक गलती करी है, मुझे भी नहीं समझ में आता है। 3 IITs हैं, उसमें से भी खड़गपुर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों एक ही है, उसमें बहुत टफ फाइट हो जाएगी मॉलिकुलर मेडिसिन से, और एक ही या 2 सीट है उसमें ज़्यादा सीट नहीं है। तो मुंबई और जो है बॉम्बे, IIT बॉम्बे एंड दिस वन योर आपकी इंदौर, ये कुछ सीट्स रखी हुई, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों थोड़ा एक्सपैंड करिए, थोड़ा सा आप जो है CUET पे भी नज़र डाले रखिए, DBT और बेट पे भी नज़र डाले रखिए। DBT JRF होता है, बट बेट एग्ज़ाम उस पर एकदम होता है ना, हॉक आई एकदम वैसी नज़र रखिए, तभी आपका कुछ होगा, ठीक है? नहीं तो इसके भरोसे अगर रहेंगे IIT जैम, सिर्फ IIT जैम, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और फाइट बहुत टफ हो जाती है। अगर आप एक क्वेश्चन कम करेंगे तो आप 100 बच्चों से नीचे आ जाएंगे, या हो सकता है कि 150 से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ ही रहे हैं। और मुझे कुछ उन बच्चों से प्रॉब्लम है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालनी है, इस एग्ज़ाम में बस इसलिए बैठते हैं कि जस्ट इन ऑर्डर टू शो देखो मैंने जैम भी क्रैक किया हुआ है। तो दोस्तों वो लोग भी थोड़ी सीट बढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो। खैर छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एंटीजन इन सॉल्यूशन थ्रू, किसके थ्रू होता है? देखिए एंटीबॉडी जो होता है ना वो एंटीजन से, देखिए इस तरीके से मैं अगर एंटीबॉडी को बनाऊं तो एंटीजन जो बाइंड होता है ना यहाँ पर दोस्तों, इस रीजन में जब बाइंड होता है ना, तो ये कैसे मतलब बाइंड होता होगा? देखिए स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स तो नहीं होंगे। अब देखिए कितना फंसाने वाला ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा इजी लग रहा है। आप चाहेंगे तो इसमें से देखिए नॉन कोवैलेंट तो कोई मतलब कोवैलेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोवैलेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंड होता है, ये सब स्ट्रांगली बाइंड नहीं करते हैं। तो स्ट्रांगली बाइंड नहीं करते हैं तो आयनिक इंटरेक्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी करेक्ट होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी करेक्ट होगा, वैन वॉल भी, क्योंकि ये सारे कौन है? नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, NCB है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अगर आपने जैसे वैन वॉल इंटरेक्शन को टिक मार दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को टिक मार दिया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को टिक मार दिया, बट आयनिक इंटरेक्शंस को आपने टिक नहीं मारा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन का है ये दोस्तों, आप देख लीजिए अगर आप लोग नहीं इससे परिचित हैं तो। MSQ, दिस वाज द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। जैसे सपोज करिए नॉन कोवैलेंट में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार ये कोवैलेंट है, नॉन कोवैलेंट है, क्या है, आयनिक इंटरेक्शंस पे डाउट हो रहा है, तो आपने इसको टिक नहीं मारा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक एंड वैन वॉल आपने मार दिया, तो आपका आंसर गलत है। अगर चारों सही है तो चारों को टिक मारिए, ठीक है? चलिए अगला है कि प्लाज्मिड मेडिएटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर एक्वायर्ड बाई। देखिए दोस्तों इस चीज़ को ज़रा सोचिएगा ध्यान से कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में आपका वो या तो प्लाज्मिड मेडिएटेड हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। तो 3 फंडामेंटल आपके जो है मैकेनिज्म होते हैं रेजिस्टेंस के। एक तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है ड्रग्स का, या तो आप ड्रग्स का जो है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करा दो, ठीक है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, राइट।
और आपका दोस्तों या तो हो सकता है कि अल्टरनेशन कर दो बैक्टीरियल प्रोटीन्स का जो ड्रग को टारगेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ये आपके उसमें आना नहीं चाहिए वैसे, अगर आप लोगों ने एडवांस लेवल में पढ़ लिया है तो ठीक है, बट दिस बिलोंग्स टू CSIR नेट। या फिर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ही चेंज कर दो, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ही चेंज कर दो बैक्टीरिया की। तो उस हिसाब से कह रहा है एक्वायर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द बीटा लैक्टोमेसेस पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्रेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, बिल्कुल होगा। म्यूटेशन इन द डीएनए गायरेज, नहीं भाई डीएनए गायरेज के म्यूटेशन क्यों करोगे। क्यूनोलोन रेजिस्टेंस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ये भी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो अगर आपने ड्रग डिग्रेडेशन और थोड़ा सा वेक्टर और प्लाज्मिड और उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तब तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। देखिए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ये तो मेरी फेवरेट टॉपिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो GPCR कंटेंस दिस 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स, पहले ही समझाया था आपको। दिस वन इज योर सेल मेम्ब्रेन और इसके ऊपर पाया जाता है, इसीलिए तो इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते थे। 7 टाइम पास होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बिल्कुल। GPCR आर लिंक्ड विद द हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा यूनिट्स, बिल्कुल अल्फा बीटा और गैमा यूनिट्स थी, आपको याद हो तो अल्फा बीटा एंड दिस वाज योर गैमा। जैसे ही ये इसको सिग्नल मिलता था, यहाँ से सिग्नल मिलने के बाद क्या होता था, ये ADP बाउंड होता था, ठीक है। जैसे ही सिग्नल मिलता था तो ADP टूट जाता था और ADP कन्वर्ट हो जाता था किस में, ATP में। फिर आगे की प्रोसेस होती थी, प्रोटीन काइनेज A बनता था, याद होगा आप लोगों को, CAMP, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन दी एब्सेंस ऑफ GPCR इंटरेक्टिंग अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन इज बाउंड टू जी, नहीं यार GTP थोड़ा ना होगा, GDP होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द GPCR इंटरेक्टिंग लिगेंड GTP इज डिस्प्लेस्ड बाय द अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन बाय द GDP बाउंड टू द सब यूनिट डिसोसिएट्स फ्रॉम द बीटा गैम एंड एक्टिवेट्स, नहीं गलत। जब ये GDP, ये इस तरीके से समझिए, ये जब बाउंड रहता है ना इससे, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर गैमा यूनिट, तो जब इससे बाइंड रहता है ना, ये ADP से बाइंड रहता है, ये हेटेरोटाइमेरिक जो जी प्रोटीन है आपकी, ये ADP से बाइंड रहती है। जैसे ही इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर से सिग्नल मिलता है, ये ADP को छोड़ के भाग जाता है, कहता है बाय बाय, अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी है। और ADP को छोड़ करके जैसे ही भागता है ना ये, तो ये फिर एक्वायर कर लेता है ATP को, यानी और बीटा गैमा सब यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वो बात थोड़ा ना लिखी है, द प्रेजेंस ऑफ GPCR इंटरलेक्टिन GTP इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। GTP कहाँ होता है, GDP इज डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है, GTP से। चलिए आगे देखिए, ग्लूकोज इज इंक्यूबेटेड विद द एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे एक्सेप्ट पायरुवेट। देखिए ये डायग्राम से मत डरिएगा, ठीक है। गैमा फॉस्फेट इसको दिया जाता है, ठीक है भाई। अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर्म्ड। अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या क्या बनेंगे जब आप इसमें ध्यान से पढ़िए, ग्लूकोज इनक्यूबेटेड विद एंजाइम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एक्सेप्ट पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो आप पूरा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप नहीं लिखूंगा, आप बस ये वाला स्टेप याद करिए। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, राइट, पायरुवेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज काम कर रहा होता है, पायरुवेट काइनेज, ठीक है, यही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे तो सप्लाई किया ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ पायरुवेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज इंक्यूबेटेड विद एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे एक्सेप्ट पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज ही को तो नहीं किया है, तो इसका मतलब पायरुवेट नहीं बनेगा। तो अगर ऑप्शन में पायरुवेट दिया रहता तो सिर्फ उसी को आप काट देते, बाकी सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको ATP लेबलिंग की गई है, ठीक है। गैमा 32P ATP लेबलिंग अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा जबकि हमने इसको पायरुवेट काइनेज को इंक्यूबेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारे बनेंगे दोस्तों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी बनेगा। क्योंकि लास्ट स्टेप आप देखिए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था तो पायरुवेट काइनेज को क्या बोला है इसने कि एक्सेप्ट पायरुवेट काइनेज, तो सिर्फ पायरुवेट नहीं बनता। तो
आपके ये चारों ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज अ करेक्ट और इक्वल टू 1, A, T, G एंड C डिनोट द नंबर ऑफ बेसेस। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, A प्लस टी अपॉन, नहीं ये नहीं होगा, और ये तो रेशियो होता ही है, तो ये तो 1 के बराबर आएगा ही। A प्लस जी अपॉन में T प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है। चारगाफ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, A प्लस टी अपॉन में G प्लस सी याद करते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो पूछा इज, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इस रेशियो के साथ हो सकता है खिलवाड़ भी करना पड़ जाए थोड़ा। तो ये आपका क्या होगा, A प्लस जी अपॉन में T प्लस सी इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो दोस्तों अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि क्या A बाई जी का रेशियो 1 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या इसका रेशियो 1 आ सकता है, G प्लस टी अपॉन में A प्लस सी? देखिए इसका रेशियो 1 आ सकता है क्या, G प्लस टी अपॉन में A प्लस सी, G प्लस टी अपॉन में A प्लस सी। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइरिमिडीन आपको बराबर करना होता है, राइट। यहाँ पर आप देख लीजिए नंबर ऑफ प्यूरिन और नंबर ऑफ पिरिमिडीन के बराबर करना होता है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर नंबर ऑफ पिरिमिडीन तो हो ही रहा है। देखिए G प्लस टी अपॉन में A प्लस सी बराबर 1 रखिए, तो G प्लस टी इज इक्वल टू A प्लस सी। तो क्या ये आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है? दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A एंड D। चलिए दोस्तों देखिए अब यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे हैं, ठीक है, कि न्यूमेरिकली आप इसको लगा पा रहे हैं कि नहीं। देखिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ये लोग हमेशा वही सवाल उठा करके देंगे जो बन नहीं पाता है, ठीक है। जो बन जाए वो तो कर लीजिएगा, जो न बन पाए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि आपका द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स 2018 वाले बच्चे लकी थे, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ गया। गैमेट्स बनाने के लिए बस बोल दिया हेटेरोजाइगस प्लांट में। तो क्या क्या दिया हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये देखिए जब कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा, ठीक है, और कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी चला जाएगा। फिर कैपिटल ए के साथ दोस्तों आपका स्मॉल बी अब ले लीजिए, फिर कैपिटल सी ले लीजिए। फिर दोस्तों कैपिटल ए तो कॉमन रहेगा ना भाई, क्योंकि कैपिटल ए दिया हुआ है। फिर कैपिटल ए के साथ आप देखिए बी का हो गया, ठीक है, बी का हो गया, देन कैपिटल बी ले लीजिए, फिर स्मॉल सी ले लीजिए। अब देखिए क्या बचा हुआ है, अब देखिए कैपिटल ए देन योर स्मॉल बी बचा एंड स्मॉल सी बचा है, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और भाई देख लो और कोई पॉसिबल गैमेट बन सकता है? लुक एट इट फास्ट। क्या आपको लगता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा, ठीक है। वो दिया होगा करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, अगर डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग दिया होगा तो आप 4.0 लिखोगे या 4 लिख दो सिंपली, इट्स ओके। माफ कीजिएगा दोस्तों। 42 क्वेश्चन नंबर, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज द कार्डियक आउटपुट ऑफ 5.5 लीटर, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट जो है दोस्तों वो है 5.5 लीटर का, हार्ट रेट बीट कर रही है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो कह रहा है द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल इज ओके। स्ट्रोक वॉल्यूम का पहले आप फॉर्मूला जानिए क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग EDV माइनस ESV। देखिए दोस्तों EDV क्या होता है, इसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, पूरा डॉक्टर बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। फिर ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं इसको, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, राइट। तो अब आपको कह रहा है कि आपका क्या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत आसान है, कार्डियक आउटपुट कर दीजिए आप। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत रेयर बुक में लिखा होता है ये सब फॉर्मूला, अपॉन में हार्ट रेट आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो है दोस्तों 5.5 लीटर अपॉन में 70, अच्छा लीटर है तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों और डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 76 ml, राइट। दिस इज़ योर, एक सेकंड दोस्तों, मैं ज़रा सा ये चीज़ गलत हो गई है, इसको हटाइए। SV को आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, EDV माइनस ESV, ये कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर 505 अपॉन में 72,
राइट। 505 कैसे आया, EDV माइनस ESV किया है, ठीक है, तो आपका आ गया। और आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 76 क्या ml, दिस इज योर 76 ml, 76 ml। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA मॉलिक्यूल आर लेवल्ड विद द रेडियोएक्टिव थाइमिडीन, ठीक है, थाइमिडीन से लेवल्ड किए गए हैं। एक सेकेंड दोस्तों, इसको जरा सा इम्प्रूव कर लूँ मैं, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA molecule are labeled with the radioactive thymidine and are allowed to duplicate in an environment containing the non-radioactive thymidine. The number of DNA molecules that will contain the radioactive thymidine after 3 duplications is, अच्छा सवाल है क्योंकि दोस्तों DNA रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में। पेरेंटल स्ट्रैंड भी कंजर्व्ड हो सकता है, तो पेरेंट स्ट्रैंड भी जो है लेबल्ड रहेंगे इस केस में। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड होगा वो आपका क्या होगा, एक सेकेंड दोस्तों, जरा सा इस चीज़ को ध्यान से देखना होगा। 2 आर लेबल्ड, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, लेट मी सॉल्व दिस। 43 एंड एक सेकेंड दोस्तों, तो इसका हाँ, तो देखिए सिंपल सी लॉजिक लगानी है इसमें। मैंने अभी इसको यहाँ पे सॉल्व किया है क्योंकि गलत तो रिप्रेजेंट करूंगा नहीं। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA मॉलिक्यूल आर लेबल्ड विद द रेडियोएक्टिव थाइमिडीन एंड आर अलाउड टू डुप्लीकेट इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग द नॉन रेडियोएक्टिव थाइमिडीन। द नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, देखिए यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। DNA रेप्लिकेशन क्या होता है आपका, पहले ये जानिए, मैं खुद थोड़ा सा देख लूँ, गलत नहीं बताना है। सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, तो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड भी कंजर्व रहेगा, बिल्कुल पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा आपका। तो 2 पेरेंट्स ही बनेंगे, तो दोस्तों 2 ही तो बनेंगे, इसमें 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्या किया गया है कि DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड जो होगा वो भी कंजर्व होगा, तो यही 2 पेरेंट्स भी तो लेबल्ड रहेंगे थाइमिडीन से। तो आपका जो है जो करेक्ट आंसर होगा, जो मतलब डुप्लीकेशंस के बाद कितना बनेगा, वो आपका 2 होगा, ठीक है दोस्तों। द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिग्रेडेशन ऑफ द पामेटिक एसिड, एक सेकंड दोस्तों, जरा मैं इसको मिटा लूं, एक सेकंड दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिए जरा सा और लगाने की कोशिश करिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ द 16 कार्बन बीटा ऑक्सीडेशन इज। देखिए हर एक जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें 2 कार्बन निकल जाते हैं, ठीक है, 2 कार्बन निकल जाते हैं। तो आपका ये ऐसे 2-2 कार्बन निकालते जाइए, तो 2, ठीक है, 2, हर एक साइकिल से 2-2 कार्बन निकल जाते हैं। तो कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी कि 16 कार्बन निकल जाएं, राइट। 1 2 3 4 5 6, देखिए दोस्तों ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका ये 7, तो दोस्तों टोटल 7 साइकिल चाहिए रहती है फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है जिससे फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन जो है लॉस्ट हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, एसिटाइल कोए के फॉर्म में लॉस होते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोए के फॉर्म में लॉस होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड जो 16 कार्बन का है उसके लिए 7 साइकिल चाहिए होते हैं कम से कम ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। आप एक साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं सोच रहा था कि बाद में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जितने हैं, कंसंट्रेशन है एंजाइम का दिया हुआ है, नॉर्मल मैन कितना ये कैरी करता है, ये सारे क्वेश्चंस मैं थोड़े से बाद में कराऊंगा। आप फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है सही ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी रीज़न ये है कि जब आप पेपर दीजिए तो सबसे पहले बायोलॉजी को टारगेट करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी अपनी है, बाकी मैथ्स केमिस्ट्री और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। बायोलॉजी आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा, तब आप आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आगे की वीडियो अगर आपको देखनी है, जैसे कि आपको CVT PG बेट के रिगार्डिंग, एम्स MSc के रिगार्डिंग, तो ये सारी वीडियोस धीरे धीरे करके अपलोड होंगे, इधर बीच नहीं अपलोड होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब हम लोग बैक टू बैक वीडियोस रेडी करके अब रखते जा रहे हैं। पिछले जैसी गलती नहीं करनी है कि जो ऐसे
अभी रेंडमली अपलोड कर दिए, फिर कुछ और अपलोड कर दिए, राइट। तो हम लोग पूरा अपलोड करेंगे, ठीक है, बाद में एक एक करके वीडियोस बना लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।